दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रही है ना? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बाकी हम लोग आज अपना नया लेक्चर एक और पढ़ेंगे, एक और चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट चौसर 15th सेंचुरी। तो मतलब चौसर बिलोंग करता था 14th सेंचुरी से, ठीक है। तो हमने 14th सेंचुरी तो पूरी देख ली कि उसमें तीन ही बड़े राइटर थे, चौसर, लैंगलैंड और गोवर, ठीक है। वो हमने पढ़ लिए, 14th सेंचुरी तक बात खत्म हो गई, है ना। अब आते हैं 15th सेंचुरी पे। 15th सेंचुरी जो है ना, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पोइट्री के लिए और प्रोज के लिए, है ना। यानी गद्य के लिए, पद्य के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। तो पोइट्री के लिए 15th सेंचुरी एक तरीके से इसे बोलते हैं, एक तरह से वॉइड था, खालीपन था। पोइट्री बहुत ज्यादा लिखी नहीं गई, बहुत कम पोइट्री लिखी गई, और इसलिए कुछ लोग इसको बोलते हैं कि बेसिकली ब्लैक सेंचुरी थी पोइट्री के लिए। यानी काली शताब्दी बोल सकते हो, ब्लैक सेंचुरी, क्योंकि इस दौरान पोइट्री ना के बराबर लिखी गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, वो कारण भी समझेंगे। और इतनी कम पोइट्री लिखी गई तो उसमें भी कुछ तो राइटर होंगे, छोटे बड़े कुछ, तो उनके बारे में भी जानेंगे कौन कौन थे। तो इस सबको इस चैप्टर में कवर करेंगे, बेसिकली पोइट्री के ऊपर। प्रोज की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, चौसर के बाद में 15th सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे जिनकी वजह से पोइट्री इतनी ज्यादा लिखी नहीं गई, या कह सकते हो कि इतने बड़े पोइट्स हुए नहीं। देखो, पहला कारण हम बोल सकते हैं, कंडीशंस अनफेवरेबल थी। यानी उस वक्त क्या चल रहा था, वॉर ऑफ रोजेस, जो 100 years वॉर चल रहा था ना, जो कि 1337 के समथिंग शुरू हो गया था और वो 1453 तक चला। तो ये 100 साल का जो युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो ऐसा बोल सकते हो कि, क्योंकि देखो, जब हम किसी कला, किसी आर्ट को बढ़ावा देते हैं तो वो बढ़ावा उस जमाने में ऐसा होता था कि कोई राजा, कोई बड़ा आदमी सोसाइटी में, बोल सकते हैं कोई नोबल, कोई हाई हाई सोसाइटी का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही लोग अक्सर मतलब आर्ट को बढ़ावा देते थे। वो क्या करते थे, वो पेट्रन कहलाते थे। वो मतलब अपने अंडर में संरक्षण देते थे ऐसे कलाकारों को, राइटर्स को, मतलब आर्टिस्ट, दूसरे पेंटर्स हो गए, और भी तरीके जो आर्टिस्ट होते थे, उनको अपने अंडर में संरक्षण देते थे और उनको एक तरह से बढ़ावा देते थे। हाँ, तुम ये लिखो, तुम वो बनाओ, मतलब उनकी डिमांड रहती थी। तो अक्सर राइटर्स ऐसे बड़े लोगों के लिए काम किया करते थे उस जमाने में। अगर ऐसे बड़े लोग ही ना रहें या वही इंटरेस्ट नहीं दिखाएं, तो ऐसे टाइम में जो ये आर्टिस्ट लोग होते थे ना, उनको इतना मौका नहीं मिल पाता था अपनी कला दिखाने का। तो ऐसा बोलते हैं कि जब ये वॉर ऑफ रोजेस नाम का ये युद्ध जो था, 100 years ऑफ वॉर, जो ये युद्ध चल रहा था ना, इस युद्ध की वजह से बहुत सारे पेट्रन्स मारे गए। यानी ऐसे लोग जो कला को बढ़ावा दे सकते थे, वो लोग मारे गए। इस वजह से बोल सकते हैं पोइट्री को इतना बढ़ावा नहीं मिला। बट अब हम ये बोलेंगे कि देखो, ये रीजन तो ठीक है, ये कारण होता है, परंतु चौसर, लैंगलैंड और गोवर के दौरान भी तो रिचर्ड सेकंड का टाइम था ना। रिचर्ड सेकंड खुद इतना बुरा राजा था, उसने मतलब टैक्सेस इतने हाई कर दिए, उसने युद्ध के लिए मतलब जो पैसा चाहिए था वो लोगों से वसूल कर रहा था। और बेसिकली उनकी जीवन खराब था, गरीब लोग थे, वेजेस बहुत कम थे, उनके भत्ते बहुत कम थे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था। और ऊपर से प्लेग बीमारी फैली हुई थी, उसने कोई मदद नहीं करी लोगों की ऐसी बीमारी के दौरान भी। तो जब इतना बुरा राजा का दौर चल रहा था रिचर्ड सेकंड का, उसके दौरान भी, इतने बुरे समय के दौरान भी चौसर जैसा महान राइटर हुआ, लैंगलैंड गोवर जैसे राइटर हुए, हुए ना। तो परिस्थितियों को कारण मानते हैं हम, परंतु इतना बड़ा कारण भी नहीं है कि पूरी एक शताब्दी के दौरान कुछ बड़े राइटर ही नहीं हुए, पोइट्री लिखी नहीं गई, बहुत कम लिखी गई। तो एक तरफ तो इसको रीजन देते हैं कि कंडीशंस अनफेवरेबल थी, परंतु दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ कंडीशंस पे दोष देने से मतलब काम नहीं बनेगा। कह सकते हैं कि और भी कारण थे, केवल हम इसी को कारण नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसको कारण मानेंगे तो फिर चौसर, लैंगलैंड, गोवर वो कैसे हुए? उनके टाइम पे भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब दूसरा कारण देखते हैं, सेकंड वन, कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज उस वक्त ट्रांजिशनल स्टेट से गुजर रही थी। यानी कि देखो, क्योंकि पहले इंग्लिश भाषा ही नहीं थी। चौसर के दौरान क्या होता था, बोलियां होती थी, है ना। चौसर एक पर्टिकुलर बोली में लिखता था, ईस्ट मिडलैंड वाली में, ठीक है। तो वो बोलियां थी, उन
अब वो जो जिसमें चौसर लिखता था जिस बोली में, वो बोली मतलब पॉपुलर हो गई, चौसर की राइटिंग पॉपुलर हो गई तो वो बोली पॉपुलर हो गई, और धीरे धीरे वही बोली इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो गई फ्यूचर में डेवलप होते होते। ठीक है, तो इंग्लिश पहले एक लैंग्वेज थी नहीं। अब क्यों हुआ, चौसर के बाद में इंग्लिश जब पॉपुलर होने लगी, वो एक बोली पॉपुलर होने लगी, वो एक भाषा में परिवर्तित होने लगी, तो क्या हुआ कि उसमें बदलाव भी आने लगे। क्योंकि देखो, जब वो परिवर्तन आ रहा है उसमें, क्योंकि बोली वो होती है जिसकी लिपि नहीं होती है एक्चुअल में देखा जाए तो, और भाषा वो होती है जिसकी लिपि होती है, जो लिखी जा सके वो भाषा होती है, और बोली सिर्फ बोली जाती है बेसिकली। तो वो बोली है ना, उसमें बदलाव आते आते वो एक भाषा का रूप ले रही थी। तो वही चीज है, तो उसमें ग्रामर में बदलाव आ रहे थे, उसकी प्रोनाउंसिएशन में बदलाव आ रहे थे, उच्चारण में बदलाव आ रहे थे। तो जब ये एक भाषा में बदलाव आ रहे होते हैं, इतनी स्पीड से बदलाव आ रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस वक्त उस भाषा में चीजें लिख पाना इतना आसान नहीं होता, या फिर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो ये कारण हमको कुछ कुछ सही लगता है, प्लॉजिबल लगता है कि भाई हाँ, उस वक्त इंग्लिश भाषा बन रही थी एक तरीके से, तो ये कारण हो सकता है कि भाई पोइट्री इतनी ज्यादा लिखी नहीं गई। ठीक है, अब आगे आते हैं। तीसरा कारण ये है कि इस दौरान सही बताया तो इस पूरी 15वीं शताब्दी में बड़े राइटर पैदा ही नहीं हुए, यानी बड़े पोइट पैदा ही नहीं हुए, राइटर नहीं बोलिए, बड़े पोइट पैदा नहीं हुए। अब भैया हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कुछ हद तक कि कोई चौसर जैसा पैदा नहीं हुआ, या कोई ऐसा बड़ा पोइट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई बड़ा राइटर पैदा होता है, कोई बड़ा इन केस हम तो इन जनरल बोल देते हैं कि राइटर पैदा हो मान लो कोई, तो क्या होता है कि उसको देखा देख और भी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है, और फिर उसके बाद की बात मतलब बहुत से लोग उस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये किस्मत ही खराब थी 15वीं शताब्दी की, कोई बहुत बड़ा पोइट उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ। तो जब वो कोई बड़ा पोइट नहीं हुआ, तो उसको देख के मोटिवेट कोई होने वाला था नहीं मतलब। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई पैदा ही नहीं हुए लोग इस तरह के जो इतनी अच्छी पोइट्री लिख सके। तो ये कुछ 3 बड़े कारण हम साइड कर सकते हैं कि पोइट्री उस वक्त इतनी ज्यादा क्यों नहीं लिखी गई। चलो ठीक है, परंतु कुछ तो लिखा गया होगा। तो अब उधर बढ़ते हैं हम लोग कि जो कुछ लिखा गया है उसको समझना भी जरूरी है कि 15वीं सेंचुरी में कौन कौन से पोइट्स हुए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो इंग्लिश पोइट्स में हॉकलीव, लिटगेट एंड स्केल्टन, ये 3 राइटर्स थे। ठीक है, और यही मतलब बोल सकते हैं कि कुछ पॉपुलर लोग थे इंग्लिश पोइट्स। इंग्लिश पोइट्स का मतलब है जो इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, तो इंग्लिश पोइट्स में हॉकलीव, लिटगेट एंड स्केल्टन थे। ठीक है, अब इनमें से ये जो हॉकलिव एंड लिटगेट थे, ये तो चौसर के ही डिसिपल्स यानी कि उसी के चेले थे, एक तरीके से चौसर को फॉलो करते थे। स्केल्टन को तो टाइटल दे रखा था बीस्टली स्केल्टन, ये कुछ चीजें याद रखने वाली बात है, ये पोप ने दिया था इनको ये टाइटल बीस्टली स्केल्टन। अब ये टाइटल क्यों दिया गया, तो इनको ये टाइटल मिला एक पर्टिकुलर राइटिंग के ऊपर। इन्होंने एक पोएम लिखी थी, द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रमिंग करके, इस तरह की एक किताब थी, एक पोएम थी, द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रमिंग। अब ये जो पोएम थी ना, इसके अंदर क्या किया एक्चुअल में, एक कैरेक्टर है एलिनोर करके, है ना, वो लेडी है, और वो एक शराब खाना चलाती है। एले, एले एक शराब को बोलते हैं ना। अब उस दौरान क्या थे कि भाई जो ये जो मिडिवल टाइम्स था, इस वक्त ऐसी बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी हो रखी थी कि औरतें शराब बेचती थी, उनको एल वाइफ्स बोलते थे। एल वाइफ्स यानी वो लेडीज मतलब शराब के धंधे में बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी थी लेडीज की, मतलब उनका पूरा दबदबा था लेडीज का। वो शराब बेचा करती थी, शराब को मतलब फर्मेंट करती थी और फिर बेचती थी। इनको बोलते ब्रूइंग करना। ब्रूइंग ऐसा होता है कि गर्म पानी में मिला के, जो शराब का मेन तत्व होता है जिससे शराब बनती है, उसको गर्म पानी में मिलाते हैं, फिर उसमें यीस्ट जैसी चीज डालते हैं, जैसे अपन दूध में बैक्टीरिया डालते हैं, मतलब जामन देते हैं ना, वो बैक्टीरिया डालते हैं और फिर वो दही बन जाता है, उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया को। तो शराब में यीस्ट डाल के उसको फर्मेंट किया जाता था। तो ये प्रक्रिया मतलब लेडीज करती थी और फिर शराब बेचा करती थी मिडिवल टाइम्स के दौरान, उनको एलवाइस बोलते थे। तो ये एलनोर भी एक तरह की एलवाइस है, एलवाई में मतलब। और ये इसका मतलब जो प्रेजेंटेशन किया है ना इसने अपनी पोएम के अंदर, वो इस तरह किया है कि दिखने में बहुत बदसूरत है, झुकी हुई लेडी, बदसूरत शकल, इस तरह से दिखाया है। और औरतों को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड अपनाया है पोइट ने इसके अंदर। मिसोजिनिस्ट वर्ड का मतलब होता है कि महिलाओं के प्रति नफरत। तो इन्होंने पोएम के अंदर क्या दिखाया है कि एक तो महिलाएं शराब बेचती है बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम पे,
और ऊपर से उसके जो ग्राहक है ना वो भी ऐसी चरित्रहीन महिलाएं, इतनी कैरेक्टरलेस महिलाएं आती हैं जो एकदम कपड़े खोल के आ रही है उसकी शराब खाने पर और शराब पीती है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन महिलाओं को किया है, इसलिए इस पोएम में मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड कह सकते हैं पोएट का। इसकी जो लैंग्वेज, जो भाषा इस्तेमाल की है इसने, उस भाषा पे और महिलाओं पे जो अटैक किया है ना उसके ऊपर ये पोप ने इसको बीस्टली स्केल्टन कहा। बीस्टली स्केल्टन मतलब एक तरह से राक्षसी तरीके से। अब एक तो रैगड एंड जैगड वर्स, मतलब जो टर्म्स, जो इन्होंने जो पोएट्री की जो लाइन लिखी है ना वो भी इसी तरह की है कि वो शब्द ही इस तरह की है, इस्तेमाल किए इसने कि उसके ऊपर पोप ने इसको बीस्टली स्केल्टन कह दिया और इसका जो एटीट्यूड था। ठीक है, स्केलेटन के कुछ और इंपॉर्टेंट ये सटायर्स बहुत लिखते थे, क्योंकि देखो अब जैसे हमने पढ़ी मतलब मैंने समझाई द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रमिंग। अब ये भी एक तरह की सटायर थी, एक कटाक्ष था उस वक्त की महिलाओं के ऊपर जो कि शराब बेचा करती थी, जिनको एल वाइव्स कहते थे, उनके ऊपर कटाक्ष था। ऐसे कटाक्ष इन्होंने और लिखे, इन्होंने सटायर्स और लिखे, जैसे कॉलिन क्लाउट, इनका काफी पॉपुलर ये पोएम है कॉलिन क्लाउट। इसमें एक क्लर्जी जो पादरी लोग हैं उन पर अटैक किया है इसने। इसी तरीके से एक और पोएम है इनकी, वाई कम ये नॉट कोर्ट, वाई कम ये नॉट टू कोर्ट। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो हेनरी एट्थ था ना उसका जो चीफ मिनिस्टर था, है ना, उसके ऊपर अटैक किया, उसका नाम था वोल्से, उसके ऊपर अटैक किया इस पोएम के अंदर। तो मतलब ये क्या करते थे, सटायर्स लिखते थे, कटाक्ष लिखा करते थे। तो ये सब इनके कटाक्ष, ये द ट्यूनिंग ऑफ एलिनोर रिमिंग और ये क्या नाम है कॉलिन क्लाउड, व्हाई कम यू नॉट टू कोर्ट। ठीक है, सटायर्स के अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी है, बुक ऑफ फिलिप स्पैरो। बुक ऑफ फिलिप स्पैरो, ये जो पोएम है ना, अब इसमें क्या है कि एक बच्ची होती है, उसकी बेचारी की एक पालतू चिड़िया होती है, वो चिड़िया मर जाती है, तो उसके ऊपर ये शोक गीत की तरह है ये पोयम। एक तरह से वो बच्ची अपना दुख व्यक्त कर रही है। तो इस पोयम के अंदर हमको बहुत दिल की मतलब जो भावनाएं होती है, टेंडरनेस, पैथोस, दुख, ये सब नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी हटके थी। अक्सर जैसे स्केल्टन इज नोन फॉर मतलब फॉर इज सटायर्स, वो अपनी सटायर्स के लिए जाने जाते हैं, परंतु ये जो थी ना ये सटायर नहीं थी, ये एक तरीके से एक ऐसी पोयम थी जो एक व्यक्ति की भावनाओं को, उसके दुख को व्यक्त कर रही है, एक बच्ची के दुख को व्यक्त कर रही है। बुक ऑफ फिलिप स्पैरो। ठीक है, तो ये अपने मतलब बेसिकली कौन से हैं, इंग्लिश पोइट्स है जिनमें पॉपुलर थोड़ा सा ये स्केल्टन था, उसको हमने समझा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि नाम आपको याद रखने हैं, बाकी स्केल्टन, ऑक्लिवन, लेडगेट तीनों। अब स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड उस वक्त क्या था, स्कॉटलैंड अब एक सेपरेट देश बोल सकते हैं, परंतु उस वक्त स्कॉटलैंड इंग्लैंड के ही कब्जे में था, एक तरीके से पूरी तरह एक स्टेट की तरह था। तो वहां पर भी पोइट्री डेवलप होना स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा समझेंगे। ये तो हमने इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश राइटर्स देखे, अब कुछ स्कॉटिश राइटर्स देखते हैं। देखो, राजा जो एडवर्ड फर्स्ट और सेकंड थे, इंग्लैंड के राजा एडवर्ड फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड के अंडर में था तो वही उसके राजा हो गए। ठीक है, तो एडवर्ड फर्स्ट और सेकंड ने स्कॉटलैंड को दबाने की कोशिश करी 13th सेंचुरी के एंड में, कि स्कॉटलैंड कहीं आजाद ना हो जाए। ठीक है, और 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या किया, स्कॉटलैंड के कुछ ऐसे कबीले थे जिनको बोलते हैं हम थोड़े से लड़ाके कबीले कबीले, वैसे लोगों ने क्या किया, स्कॉटलैंड को एकजुट करने की कोशिश करी। और बाद में फिर स्कॉटलैंड के खुद के भी अपने राजा थे, स्टुअर्ट्स, उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया अपने मतलब बेसिकली ये जो आजादी का मूवमेंट है उसको आगे ले जाने की। और फिर इन सब स्ट्रगल की वजह से, उन कबीलों की स्ट्रगल की वजह से और स्कॉटलैंड के खुद के स्टुअर्ट राजाओं की स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ, एक राष्ट्रीय भावना पैदा हो गई, नेशनल फर्वर। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि स्कॉटलैंड में पेट्रियोटिक लिटरेचर लिखी जाने लगी, यानी देशभक्ति वाली लिटरेचर लिखी जाने लगी उस टाइम पे। तो इस तरह से स्कॉटलैंड में क्या हुआ, देशभक्ति लिटरेचर का मतलब शुभारंभ हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में कुछ नाम आते हैं, जैसे जॉन बार्बर, इन्होंने ब्रूस नाम से पोएम लिखी थी जॉन बार्बर ने। और ये एक्चुअल में स्कॉटलैंड का जो आजादी का युद्ध चल रहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस युद्ध के दौरान कोई हीरो था रॉबर्ट ब्रूस करके। ठीक है, उसकी एडवेंचर्स के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। ब्रूस किसने लिखी है, जॉन बार्बर ने। ऐसे एक और है मिंस्ट्रल हेनरी या ब्लाइंड हेनरी बोलते हैं इनको, इनकी पोएम है वॉलिस। ये भी एक पेट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाली पोएम है, और यह इंग्लैंड के खिलाफ है। एक्चुअली इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो स्कॉटलैंड का व्यक्ति जो कि एक तरह से वो अपने देश को पाता है कि वो गुलाम है किसी दूसरे देश का, ठीक है, तो वो तो अपनी पोएम में उस देश की बुराई ही करेगा। तो इस पोएम के अंदर क्या है, एंटी इंग्लिश अपील है, यानी कि इंग्लैंड के लोगों के या इंग्लैंड के प्रति एक तरीके से बोल सकते हैं उसके खिलाफ उन्होंने अपनी पोएम में लिखा है। तो ये स्टार्टिंग के कुछ स्कॉटलैंड के राइटर्स थे। अब हम आते हैं स्कॉटिश चौसेरियन पे, क्योंकि जो 15वीं शताब्दी थी ना, 15th सेंचुरी, जैसे मैंने बताया ये पोइट्री के लिए इतनी जानी नहीं जाती, परंतु जिस चीज के लिए जानी जाती पोइट्री में भी जो लोग थे ना, वो थे स्कॉटिश चौसेरियन, यानी स्कॉटलैंड के कुछ ऐसे राइटर्स जो चौसर को फॉलो करते थे, ये उनके लिए जानी जाती है। अब उनको हम देखेंगे।
देखो, ये वो लोग थे जो चौसर से इन्फ्लुएंस थे और उसको फॉलो करते थे। इनके नाम थे किंग जेम्स फर्स्ट, हेनरीसन, डनबार और ग्वेन डगलस। तो जेम्स फर्स्ट सबसे पहले तो इसका सबसे फेमस वर्क था किंग स्क्वेयर। जब हमने चौसर पढ़ा था तभी ये नाम सामने आया था, किंग स्क्वेयर, है ना। क्यों सामने आया था? क्योंकि किंग स्क्वेयर में इसलिए क्योंकि चौसर को फॉलो करता था जेम्स फर्स्ट, तो इसने वो 7 लाइन वाला स्टेंजा इस्तेमाल किया था। इसको हम बोलते हैं राइम रॉयल, वही सेम स्टेंजा, है ना, जो चौसर इस्तेमाल करता था। तो इसका सबसे पॉपुलर वर्क है किंग्स क्वेर। ये क्वेर जो होता है इसका मतलब बुक, किंग स्क्वेयर का मतलब किंग की किताब, ठीक है। तो ये जेम्स फर्स्ट का सबसे ज्यादा पॉपुलर काम था। और ये एक्चुअल में जो है ना किंग स्क्वेयर, इसमें क्या है, इस कहानी में एक लव अकाउंट है, यानी एक लव स्टोरी है। किसकी लव स्टोरी है? खुद पोएट की, जेम्स फर्स्ट की लव स्टोरी है। किसके साथ में? लेडी जेन ब्यूफोर्ट। ये कौन थी? ये हेनरी फोर्थ राजा की भतीजी थी, नीस, ठीक है। तो पोएट जेम्स फर्स्ट है, उनका एक तरह से लव अफेयर चल रहा था, तो इन्होंने खुद की लाइफ के ऊपर ही, खुद के लव अफेयर के ऊपर ही ये पोएम लिखी है, किंग स्क्वेयर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट हेनरीसन अगला राइटर, ये भी स्कॉटिश चौसेरियन है, ठीक है। ये नकल भी करते थे और फॉलो भी करते थे चौसर को, पर जेम्स फर्स्ट से थोड़ा ज्यादा फॉलो करते थे, ठीक है। इनके पॉपुलर वर्क्स कौन कौन से? एक तो टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड, ये एक्चुअल में चौसर का जो ट्रॉयलस पोएम थी ना, उसी का सीक्वल है। सीक्वल मतलब उसके आगे से कहानी है और ये भी राइम रॉयल में लिखी गई है, उसी 7 लाइन वाले स्टेंजा में, राइम रॉयल, ठीक है। और इनकी एक और, ये तो टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड हो गई, ये एक सीक्वल है किसकी? चौसर की ट्रॉयलस की। अगली है ऑर्फियस एंड यूरिडिस। ऑर्फियस एंड यूरिडिस स्टोरी है, एक प्राचीन जमाने में एक म्यूजिशियन हुआ करता था ऑर्फियस करके, ठीक है। वो हेड्स, यानी एक तरह से नरक बोल सकते हैं, वहां जा रहा है अपनी वाइफ को वापस लाने में। यूरिडिस उसकी वाइफ है, यूरिडिस, उसको वापस वहां से लाने से। हेडिस एक तो नरक जैसी जगह है बेसिकली, वहां से उसको वापस लाने के लिए वो ऑर्फियस जाता है। तो उसकी कहानी है ये, कौन सी? ऑर्फियस एंड यूरिडिस। फिर अगला है, अगली पोएम है रॉबिन एंड मैकने, ठीक है। रॉबिन एंड मैकने क्या है? ये एक पेस्टोरल बैलेड है। बैलेड क्या होते हैं? बैलेड एक तरह से लोक कथाएं होती है जिनको पोएम के रूप में गा के सुनाया जाता है, एक तरह से लोक कथाएं, कहानियां, ठीक है। तो रॉबिन एंड मैकने एक पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब ग्रामीण टाइम की, पेस्टोरल बेसिकली ये टर्म जो है ना वो उनसे संबंधित है जो गडरिये लोग होते थे ना, जो भेड़ चराते थे, उनसे संबंधित है। परंतु इसको फिर बाद में ग्रामीण परिवेश को देखते हुए पूरा ग्रामीण इलाके के तौर पे देखा गया। बाकी पेस्टोरल शब्द का अर्थ है वो जो भेड़ चराने वाले लोग हैं ना, उनसे संबंधित होते हैं। तो देखो, तो ये एक पेस्टोरल बैलेड है, यानी एक ऐसी पोएम है जो कि एक लोक कथा है जिसको गा के सुनाया जाए, ठीक है। और इसमें उल्टी चीज होती है, रिवर्स परसुएशन होता है। रिवर्स परसुएशन का मतलब अक्सर हम ये उम्मीद करते हैं कि एक लड़का लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रेम मतलब अपने लव रिलेशनशिप में आने के लिए एक लड़का लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु यहाँ पर उल्टा हो रहा है उस जमाने में 15 सेंचुरी में। मैकने जो कि खुद एक शेपर्डिस है, यानी वो एक भेड़ चराने वाली लेडी है, वो रॉबिन नाम के लड़के को रिझाने की कोशिश करती है जो कि भेड़ चराता है। तो ये उल्टा है, लड़की ट्राई कर रही है परंतु वो फेल हो जाती है, रॉबिन उसे रिजेक्ट मार देता है। बाद में क्या होता है, रॉबिन को एहसास होता है और अब वो ट्राई करता है मैकने को वापस पटाने की, रिझाने की, परंतु मैकने होगी गुस्सा और वो बदला लेती है और अब वो रिजेक्ट मार देती है रॉबिन तो ये पोयम है रॉबिन एंड मैकने करके, ठीक है। तो रॉबर्ट हेनरिसन के 3 इंपॉर्टेंट वर्क थे, टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड एंड ऑर्फियस इन यूरिडिस एंड रॉबिन एंड मैकने, ठीक। अब हम आते हैं विलियम डनबार पे। ये काफी बड़े राइटर माने जाते थे विलियम डनबार। ये बर्न्स के बाद, कुछ लोग इनको बर्न्स के बाद, रॉबर्ट बर्न्स सबसे बड़े हैं स्कॉटलैंड के राइटर। रॉबर्ट बर्न जो पोएट है ना, सबसे बड़े पोएट माने जाते हैं स्कॉटलैंड के, फर्स्ट नंबर के। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये रॉबर्ट बर्न के बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं विलियम डनबार। बहुत प्रोलिफिक थे, बहुत कुछ लिखा इन्होंने, मतलब इन्होंने काफी पोएट्री लिखी। पर इनके जो फेमस वर्क्स है ना, वो एक तो द थिसल एंड द रोज है। ये एक एलिगरी है। एलिगरी में पहले समझा चुका हूं कि जैसा दिखाया जा रहा है, जो कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअल में किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये भी क्राइम रॉयल में लिखी गई है, चौसर को फॉलो करते थे। थिसिल तो इसमें जेम्स फोर्थ है। इस कहानी में ये दो कैरेक्टर हैं, थिसिल और रोज। अब थिसिल कांटे होते हैं एक तरीके से तीखे नुकीले पत्ते या कांटे। तो थिसिल तो जेम्स फोर्थ को बोला गया है, ठीक है। और रोज किसको बोला गया है? रोज बोला गया है मार्गरेट टूडोर को ये शाही घराने से बिलोंग करती है, मार्गरेट टूडोर। तो इनकी कहानी है ये द थिसल एंड रोज। इनके और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, द गोल्डन टार्ग, टू मैरिड वुमेन, अ विडो, है ना,
टू मैरिड वुमेन एंड विडो, ये पूरा एक ही टाइटल है। ये तो जो वाइफ ऑफ बाथ है ना, चौसर की कहानी थी वाइफ ऑफ बाथ, उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और द डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस, सात पाप के डांस की कहानी ये जो सात पाप होते हैं इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है पास्ट में। तो इनकी जो पोएम है द डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस, ये इनके ऊपर है। तो इनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य जो मैंने बताया वो ये है, द थिसल इन द रोज, ठीक है। बाकी ये भी है, आप नाम याद करने के तौर पे देख लेना, गोल्डन टार्ज एंड द टू मैरिड वुमेन एंड विडो एंड द डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस, ठीक है। अब इनकी जो सैटायर थी ना, मतलब ये भी सैटायर्स लिखते थे, है ना, और ह्यूमरस भी थे, मतलब ह्यूमर भी इस्तेमाल करते थे, सैटायर भी इस्तेमाल करते थे। इसलिए बोल सकते हैं कि इनकी जो ग्रेटनेस महानता है ना, वो बर्न्स के बाद में आती है, मतलब ये दूसरे नंबर पे आते हैं क्योंकि अपनी सैटायर और ह्यूमर की वजह से। अब भैया सैटायर और ह्यूमर तो ये भी इस्तेमाल करते थे, परंतु चौसर जैसा इस्तेमाल नहीं करते थे। चौसर की पोएट्री में ह्यूमैनिटी, मानवता बहुत ज्यादा मिलती है, प्लस ह्यूमर बहुत जेन्युइन है। जेन्युइन ह्यूमर का मतलब है जो मजाक तो कर रहे हैं परंतु सामने वाले को चोट ना पहुंचाए, मतलब खुशनुमा तरीके का मजाक, उस तरह से। कुछ लोग उसके जीनियल पढ़ेंगे, कुछ से जेनियल पढ़ेंगे, कुछ से जेनाइल पढ़ेंगे, ठीक है, उसका ध्यान मत देना, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, कोई ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन अलग है, अमेरिकन अलग है, ऑस्ट्रेलियन अलग है, सब में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। हम इसे जीनियल पढ़ेंगे। अब देखो चौसर की ह्यूमैनिटी और उसका जेनाइल ह्यूमर वैसा नहीं था इसके में क्या बोलते हैं विलियम डनबार वाले, इसकी जो पोइट्री में। अब इसकी जो लैंग्वेज थी वो भी काफी टफ थी, देखो क्योंकि जो स्कॉटलैंड के जो राइटर्स थे ना उनकी लैंग्वेज टफी थी। कारण ये था कि एक तो बोली इस्तेमाल करते थे, बोली में मिक्स कर रहे हैं कुछ इंग्लिश शब्द जो चौसर ने लिखना स्टार्ट किए थे उस तरह के वो इस्तेमाल करने लगे, साथ में कुछ लैटिन और ग्रीक के शब्दों में मिलाते थे। तो पूरा खिचड़ा बन जाता था, कहने का मतलब वो एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी। उस वजह से बड़ी टफ थी समझना, मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए भी समझना बहुत टफ था। तो इस तरह की इनकी भाषा थी। तो ये विलियम डनबार हो गए अपने। अब आते हैं अपन ग्वेन डगलस के ऊपर, लास्ट अपने राइटर्स जो लास्ट स्कॉटिश चौसेरियन है। ये तो और भी ज्यादा टफर थे समझना ये डनबार से मुश्किल था इनको समझना, ये और भी ज्यादा टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एक तो पैलेस ऑफ ऑनर, है ना, और एक है किंग्स हार्ट। भैया अब ऐसा है कि एक किंग्स हार्ट होगा ना, अब ऐसा है कि ये पैलेस ऑफ ऑनर है ना, ये तो कुछ हद तक हाउस ऑफ फेम, चौसर का जो हाउस ऑफ फेम पोएम थी ना उसी की कॉपी है, मतलब उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इनको बोलते ही स्कॉटिश चौसेरियन इसीलिए क्योंकि ये चौसर को ही फॉलो करते थे, उनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उसके स्टेंजा फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, उसकी इवन उसकी राइटिंग से नकल करके कुछ दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इंस्पायर्ड हो रहे हैं, है ना। इसलिए इनको स्कॉटिश चौसेरियन बोलते थे। पैलेस ऑफ ऑनर इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब है वो हाउस ऑफ फेम से इंस्पायर्ड थी। फिर इनकी एक और किताब थी किंग्स हार्ट, यानी किंग का दिल करके एक तरीके से, ठीक है। इन्होंने परंतु ये एक चीज के लिए और जाने जाते हैं, वो है वर्जिल, जो एंशिएंट राइटर थे, फेमस राइटर थे, ग्रीक राइटर थे वर्जिल। उनकी एनीड नाम से पॉपुलर बुक थी, तो ये इन्होंने ट्रांसलेट करी एक तरीके से ब्रिटिश, मतलब पहली एक ब्रिटिश लैंग्वेज, मतलब एक विकसित होती हुई अंग्रेजी भाषा या फिर अंग्रेजी जैसी भाषा जो ब्रिटेन की भाषा थी उस वक्त पूरा एम्पायर ब्रिटेन का, स्कॉटलैंड तो ब्रिटेन के अंडर में आता था। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में पहली बार किसी ने वर्जिल की एनीड को ट्रांसलेट किया, या ग्रीक में लिखी गई तो उसको ट्रांसलेशन, उसका पहली बार अनुवाद किया। तो इस चीज के लिए ये पॉपुलर है, ये जाने जाते हैं मतलब, ठीक है। ये हो गए ग्वेन डगलस, चारों राइटर हो गए अपने जो स्कॉटिश चौसेरियन थे। अब ये जो 15th सेंचुरी थी एक चीज के लिए और पॉपुलर हुआ बैलेड्स। बैलेड्स में जैसे बताया कि लोक कथाएं, लोक कहानियों को पोएट्री के रूप में लिख के गा के सुनाते थे। तो ये बैलेड्स बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा बैलेड्स लिखी गई उस दौरान। देखो पोएट्री बहुत कम लिखी गई पर बैलेड्स बहुत लिखी गई, एक तरह से बोल सकते हैं। ये मतलब बैलेड्स को पूरी तरह से पोएम नहीं माना जाता था, बैलेड्स एक तरह से लोक कथा ही होती थी जिसको एक तरह लिख के एक तरह से पोएट्री की तरह गा के सुनाने की परंपरा थी उस वक्त। तो बैलेड्स तो काफी ज्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पे, ये इनको काफी ज्यादा लिखा भी गया। तो ये रीजन, मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि बैलेट्स उसको काफी लिखी गई 50 सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट बैलेट्स क्या थी वो अपनी तरफ से आप सर्च कर लेना, बाकी वो इतना याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना 50 सेंचुरी की पोएट्री के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि वो क्यों अनप्रोडक्टिव थी पूरी सेंचुरी, क्यों इतनी पोएट्री कम लिखी गई। इंपॉर्टेंट इंग्लैंड के राइटर पोइट्स कौन कौन थे, जिसमें हमने स्केल्टन पे ज्यादा फोकस किया। फिर स्कॉटलैंड में क्या चल रहा था, वहां पोएट्री डेवलप होने की कोशिश कर रही थी, वो मतलब उसके कारण क्या थे, किस तरीके से और किस तरह की पोएट्री डेवलप हो रही थी। और स्कॉटिश चौसेरियन कौन है, जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार और ग्वेन डगलस। और हमने देखा कि बैलेट्स का भी ये टाइम था, बैलेट्स भी इस दौरान लिखी गई थी काफी मात्रा में। तो ठीक है बच्चों, ये लेक्चर हो गया अपना।
कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।